पंजाब में लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी नेता लगातार दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं और पार्टी का विस्तार करने में लगे हैं। जालंधर में लोकसभा उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीएसपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। सवाल अब यह है कि अब की बार पंजाब में क्या है बीजेपी का प्लान? क्या है पंजाब में बीजेपी का मिशन 2024? 13 सीटों पर जीत के लिए क्या है प्लान? क्या बागियों के सहारे खिलेगा कमल? पंजाब में अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान अगले साल है, जब 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। कांग्रेस और अकाली दल का गढ़ कहे जाने वाले पंजाब में बीजेपी के लिए कमल खिलाना कितना मुश्किल भरा होगा, इसका अंदाजा पिछले साल विधानसभा चुनाव में लग गया था, जब जनता ने सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी को प्रचंड जनादेश देते हुए कुर्सी तक पहुंचाया था। पंजाब में जीत की राह को आसान बनाने के लिए बीजेपी किन चेहरों पर दांव खेलेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, किस सीट पर कौन सा समीकरण आजमाएगी, इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में होगा। पर उससे पहले बीजेपी ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी एक तस्वीर जालंधर में दिखी, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की मौजूदगी में मॉडल टाउन की मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान राजीव दुग्गल, आप नेता शिवदयाल मल्ली, कांग्रेस के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके सेठ सतपाल मल, पूर्व पार्षद मेजर सिंह, कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले गुरुनगरी अमृतसर में भी 6 पार्षदों समेत दर्जन भर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया था। कुछ बड़े नेता अलग अलग पार्टियां दे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे ने और ये सिलसिला लगातार जद दी भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन टूटिया है, कोई दिन, कोई सप्ताह, कोई महीना ऐसा नहीं है जिस दिन बीजेपी परिवार के अंदर लोगों की ज्वाइनिंग जिहड़ी है भारतीय जनता पार्टी से लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में काम करने के लिए, नेतृत्व के साथ में, नेतृत्व के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए जिन लोगों ने स्वीकार किया है वो हमारे साथ में चलेंगे। जो नहीं चल पाएंगे वो छोड़ेंगे। ये तो निरंतर प्रवाह निरंतर बना रहना चाहिए और इस तरह के प्रवाह के बने रहने से नवीनता भी बनी रहती है और पवित्रता भी बनी रहती है। सूत्रों के मुताबिक आप और कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में नशे का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाएगी और इसके लिए 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के पदाधिकारी भ्रमण करेंगे। मार्च से शुरू होने वाली ये यात्रा हर लोकसभा सीट पर 18 दिनों तक रुकेगी। बीजेपी के पदाधिकारी इन 18 दिनों में लोकसभा क्षेत्र के ही शहरों और गाँवों में समय बिताएंगे ताकि जनता का विश्वास हासिल किया जा सके और इनमें से ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। अगर कोई पंजाब नू आर्थिक बदहाली तो बाहर कर सकता है, अगर पंजाब ने अमन ते शांति ते कोई पहरा दे सकता है, पंजाब जो भय मुक्त वातावरण कोई बना सकता है, पंजाब की जवानी नू नशिया तो बाहर कोई कर सकता है, ये जनता पार्टी है। कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाली इस यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पंजाब का दौरा करेंगे। अब तक पंजाब के जो बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, राजकुमार वेरका, मनजिंदर सिंह सिरसा प्रमुख हैं। फिलहाल पंजाब में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सांसद हैं, गुरदासपुर से सनी देओल और होशियारपुर से सोम प्रकाश। वहीं कांग्रेस के पास कुल 13 में से 8 सांसद हैं। बीजेपी 2024 को ध्यान में रखते हुए पंजाब को हाथ से जाने देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे बड़े चेहरों को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में भी खास जगह दी है। आज तक ब्यूरो।
हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्मा चुका है। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने पंचकुला से चंडीगढ़ कूच किया है। बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की तो वो भड़क गए और पुलिस के साथ भिड़ गए, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हुआ बवाल। पंचकुला में हरियाणा के हजारों कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। जमकर चले आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। हरियाणा में चुनाव का मौसम आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज्य के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रविवार को हजारों कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली को लेकर पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ कूच किया तो चंडीगढ़ पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लिया। कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। काफी कोशिशों के बाद भी जब कर्मचारी नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी बरसाई। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। देखते हैं, जहां तक भी नजर जाए हमें धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद है। इनको खदेड़ने के लिए अभी थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की तेज बौछार की गई। उससे जो प्रदर्शनकारी काफी आगे सरक गए, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, वापिस प्रदर्शन स्थल पर लौट आए। और आप देख सकते हैं अब पुलिस को एक बार फिर से आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सर, पुरानी पेंशन की मांग इसलिए की जा रही है, जब नेता 2 दिन नेता बन के पेंशन ले रहे हैं तो हमारे से ऐसा क्या घाटा पड़ रहा है सरकार को पेंशन देने से। इसीलिए हम पुरानी पेंशन चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले। तो चुनाव में अब की बार पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा सर। सरकार के ऊपर हम इतना प्रेशर बना देंगे कि उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्राथमिकता से हमारे मुद्दे को देना पड़ेगा। पानी की तेज बौछारों और पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि कर्मचारी किसी भी लाठी या डंडे से डरने वाले नहीं, वो अपना हक लेकर रहेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से सम्मान पूर्वक, वो संवैधानिक पद पर हैं, अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। हमारे प्रदेश की मुखिया होने का उसका भी सम्मान रखें, हम भी उनका सम्मान करते हैं। जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें। आज कर्मचारी इतना आक्रोशित है, जिस कर्मचारी को इन्होंने वोट बैंक बांटना बंद कर दिया था, जिस कर्मचारी को कहा करते थे 2% सत्ता में परिवर्तन नहीं ला सकता, हिमाचल में हमने सत्ता परिवर्तन करी केवल इस मुद्दे के ऊपर। और अब मैं दावे के साथ एक बात कह देता हूँ, आप इस चीज को रिकॉर्ड रखना और दिखाना भी बाद में कि अगर मुख्यमंत्री जी ने 2024 के चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी, इसी मैदान में आपको मिलेंगे। पुरानी पेंशन हमारी जरूर बहाल होगी, लेकिन मुख्यमंत्री वो होगा जो हमारे वादा करेगा और जिसको कर्मचारी सत्ता देने का काम करेगा। हरियाणा के कर्मचारी इसलिए भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इस योजना को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। कर्मचारी नेता अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी का आरोप है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है और वो चुनाव के मद्देनजर कर्मचारियों को बरगलाने में लगी हुई है। ऐसा है, जिन लोगों ने हरियाणा में पुरानी पेंशन बंद की थी, आज उनकी राजनीतिक रूप से स्थिति ऐसी हो गई कि मरता क्या नहीं करता। आज वही लोग इस बात की मांग उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कीजिए। आपको याद होगा, न्यू पेंशन स्कीम के लिए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी, वो मार्च 2005 में यूपीए सरकार थी केंद्र में, पार्लियामेंट में बाकायदा बिल लाके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस अथॉरिटी को बनाया था। अब वो अपने किए काम के विरुद्ध ही आवाज उठा रहे हैं।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हरियाणा के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। वहीं कर्मचारियों की मांग को लेकर हरियाणा सरकार पशुपेश में है। बीजेपी हाईकमान पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के हक में नहीं है, लेकिन चुनाव सिर पर है, इसलिए सरकार कर्मचारियों को नाराज भी नहीं करना चाहती। पंचकुला से मंजीत सहगल के साथ आज तक। आजकल सोशल मीडिया पर श्री मुक्तसर साहिब के 87 वर्षीय बुजुर्ग बलजीत सिंह की खूब चर्चाएं हैं। वजह है उनका दयालुपन। दरअसल उन्होंने अपनी 30 एकड़ जमीन, आलीशान कोठी और लग्जरी कारें सब कुछ अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों के नाम कर दिया है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बिल्कुल सच है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिलदारी की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, पर आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जिन्होंने अपनी सारी दौलत अपने नौकरों के नाम कर दी। ये हैं 87 वर्षीय बुजुर्ग बलजीत सिंह। इनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने यहाँ काम करने वालों के नाम कर दी। दूर दूर तक फैली ये खेती, ये बड़ा आलीशान घर, ये ट्रैक्टर और ये गाड़ी, ये सब कुछ बलजीत सिंह जी का था। पर अब उनके यहाँ सालों से काम कर रहे नौकर इकबाल का है। इकबाल और बलजीत सिंह का रिश्ता शुरू तो हुआ था मालिक और नौकर जैसा, पर वक्त के साथ ये रिश्ता बदल गया और मालिक नौकर का रिश्ता बाप बेटे जैसा हो गया। इकबाल की शादी भी बलजीत सिंह और उनकी पत्नी ने मिलकर करवाई थी, पर पत्नी की मौत ने बलजीत को बिल्कुल अकेला कर दिया। तब उनका सबसे बड़ा सहारा उनके यहाँ काम करने वाले लोग ही थे। बलजीत सिंह का कहना है कि इस उम्र में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सारी संपत्ति दान में दे देंगे। तो मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तो रिश्तेदार होने हट गए। अच्छा, कोई बता मैंने मिलने भी नहीं आया ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬਗਲ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। बलजीत सिंह के 4 छोटे भाई और एक छोटी बहन है, पर इनकी कोई अपनी संतान नहीं है। जब इकबाल इनके घर आए तो 15-16 साल का एक लड़का था, पर इसके बाद इनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। इकबाल की शादी से लेकर उसके भविष्य को संवारने तक का जिम्मा बलजीत सिंह और उनकी पत्नी ने उठाया। इकबाल का कहना है कि बलजीत सिंह उनके लिए रब के बराबर हैं। हाँ जी, प्यों पुत्तर का रिश्ता ही हो गया। इन्होंने कभी नहीं समझा भी मेरे काम कर रहा सीगा ਜਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 6 ਕਿੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਈ ਜੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਾਤੇ ਜੀ 2, ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਠੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। इकबाल के साथ साथ 3 और लोगों को संपत्ति का हिस्सा मिला है। इकबाल के हिस्से में संपत्ति की 20 एकड़ जमीन, 2 ट्रैक्टर, 1 गाड़ी और 1 कोठी मिली है। बलजीत सिंह खुद अपनी कोठी छोड़ इस 2 कमरों के मकान में रहते हैं, जो उनके खेतों के बीचों बीच है। उनका दिल यही लगता है, लेकिन इस घर को भी उन्होंने इकबाल के नाम करवा रखा है। बलजीत सिंह का कहना है कि इकबाल और उसका परिवार बलजीत सिंह को इतनी इज्जत और प्यार देते हैं जो शायद खुद उनके बच्चे भी नहीं देते। बलजीत सिंह की कहानी पर पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। ये कहानी पैसों से ऊपर रिश्तों को अहमियत देती है और लोगों को काफी प्रेरणा भी देती है। मुक्तसर से अशफाक दुद्दी के साथ आज तक ब्यूरो।